चलेंगे। रूस की गैस अब यूक्रेन होते हुए यूरोप तक नहीं पहुंच पाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण लंबे समय से चली आ रही ये व्यवस्था अब रोक दी गई है। जहां इसका असर यूरोप के कई देशों में हो रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने इसे अपनी जीत और रूस के लिए बड़ा आर्थिक झटका बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप में नए साल का आगाज एक कड़ी परिस्थिति के साथ हुआ। फिर भी यूक्रेन समेत कई देश इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के देशों को अपने देश से होते हुए रूसी गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। यूक्रेन के गैस ट्रांजिट ऑपरेटर नेफ्टोगैज और रूस के गैज़प्रोम के बीच 5 साल का समझौता समाप्त होने के बाद ये आपूर्ति बंद हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को अपने ही खून से अरबों की कमाई नहीं करने दी जाएगी, जबकि पोलैंड ने रूस के खिलाफ इसे एक और बड़ी जीत बताया है। रूस साल 1991 से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस पहुंचाता रहा है। स्लोवाकिया और हंगरी ने समझौते की मियाद बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। इससे स्लोवाकिया के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन ईयू का मानना है कि यह असर काफी सीमित होगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते पुतिन से मुलाकात कर यूक्रेन को बिजली आपूर्ति रोकने की धमकी भी दे डाली थी। हालांकि ज़ेलेंस्की पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूस अब भी ब्लैक सी के पार टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेज सकता है। यूक्रेन के रास्ते रूसी गैस की आपूर्ति का बंद होना यूरोप की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। इसके लिए ईयू ने वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के माध्यम से खुद को बचाने की कोशिश काफी पहले ही शुरू कर दी थी। ईयू ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, अक्षय ऊर्जा का विस्तार और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को लचीला बनाने पर जोर दिया। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए ईयू ने कतर और अमेरिका से आयात बढ़ाया, जबकि पाइप्ड गैस के लिए नॉर्वे से आपूर्ति बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, कई यूरोपीय देशों ने गैस भंडार को बढ़ाकर अपनी जरूरतों को पूरा किया। बहरहाल इस बदलाव का नुकसान रूस और यूक्रेन दोनों को उठाना पड़ेगा। यूक्रेन को ट्रांजिट फीस के रूप में 80 करोड़ डॉलर की हर साल आमदनी होती थी। वहीं रूसी कंपनी गैज़प्रोम को 5 अरब डॉलर का नुकसान झेलना होगा। दरअसल यूक्रेन के लिए ट्रांजिट समझौते को न बढ़ाना रूस की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा होने के साथ साथ यूरोप को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने की राह में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अनिल कुमार तिरकुड़ायत हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। अनिल जी, आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देखें तो ये एक बड़ी खबर थी आज की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब यूरोप से यूक्रेन होते हुए माफ कीजिएगा, रूस से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस नहीं जा पाएगी। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा यूरोप पर? देखिए, यूरोप ने पिछले 3 साल के अंदर कोशिश की है कि कुछ डाइवर्सिफाई कर पाए। जैसा आपकी रिपोर्ट में भी कहा है कि उन्होंने एलएनजी कतार से लेने की कोशिश करी है, उन्होंने एलएनजी यूएसए से भी आ रही है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव पड़ती है उनको। रशियन गैस जो है बहुत सस्ती है कंपैरेटिवली, लेकिन जब से सैंक्शंस लगी हैं तो उसके ऊपर सबके जो है प्राइस कैपिंग भी कही गई क्रूड के ऊपर में, और दूसरा गैस की भी रोकने की कोशिश भी की गई है। तो लेकिन उनका एक, आपको पता होगा कि एक पाइपलाइन जो थी उसको वो अटैक भी किया गया था उसके ऊपर में, तो उससे भी सप्लाई जर्मनी के यहाँ जाती थी, वो भी बंद हो गई। तो धीरे धीरे 40% से कम 21 में 2021 से 40% से अब 10% गैस रशिया से जाती है वहां पर। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पाइपलाइन है, इससे यूक्रेन को भी बड़ा लाभ होता था। इसमें यूक्रेन को लगभग $1 बिलियन का ट्रांजिट फी मिलती थी, जो अब 5 बिलियन का बता रहे हैं उसमें। तो उनका अपना भी बड़ा नुकसान है, लेकिन हालांकि क्योंकि वो कंट्री इस वक्त पूरी तरह से यूरोपियन और अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए भी इसका नुकसान होगा। दूसरी तरफ से मैं समझता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ये यूरोपियन कंट्रीज ये पैसा जो है इसको तब तक ना दें जब तक कि युद्ध नहीं रुकता है, तो हम तैयार हैं। लेकिन पुतिन ने कह दिया है कि हम तो अब इसको रिन्यू नहीं करेंगे, काफी देर हो गया। मुझे लगता है कि अब चूंकि देखिए ट्रंप आने वाले हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए जितनी जल्दी हो सकता है। तो अगर वो युद्ध रुक जाता है तो ये सारी चीजें दोबारा से रीस्टार्ट होने के चांसेस हैं कि ये सब ये टेम्परेरी होगा। दूसरा, जैसा वो दूसरी पाइपलाइन है वो लिमिटेड उसमें सप्लाईज है, लेकिन चूंकि स्लोवाकिया और हंगरी यूरोप में ऐसे देश हैं जो रूस का पक्ष लेते हैं अक्सर, और वो उसके साथ बातचीत करने के पक्षधर हैं, तो उनको किसी ना किसी तरह से थोड़ी सप्लाई चलती रहेगी। उनके प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के अभी आए थे और उन्होंने इस बात के लिए पुतिन से भी कहा।
तो ये होगा, मुझे लगता है कि रशिया इस वक्त में इस चीज को अपने लाभ के लिए कि युद्ध में कैसे यूरोप को टाइट करने के, क्योंकि यूरोप इस वक्त जो है कुछ सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ये यूक्रेन को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने अपना ये पैंतरा बदला है इस वक्त में कि ये तो पूरा एक निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी रहेगी उसके आगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैस जो है यूरोप तक जाती है। अब यूरोप में भी समस्या तो है ही है, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं हुई है उससे, क्योंकि आप 3-4 साल के अंदर कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो वही एक चीज है, उसी को मैं समझता हूँ कि रूस की स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिटी है वो ये सोच रही होगी कि किस तरह इसको लेवरेज किया जाए। इसी पे दूसरा सवाल ये आता है कि जिस तरह का नरेशन पश्चिमी देश और यूक्रेन का जो समर्थन करते हैं वो देश बना रहे हैं कि इस पूरे इलाके में रूस एक बड़ा खिलाड़ी था एनर्जी को लेकर के, खासकर गैस को लेकर के। अब ये जो अंतर वहां पर आया है और रूस को भी बड़ा आर्थिक झटका इससे लगेगा क्या? देखिए, झटका तो लगता ही है। एक तो सबसे ज्यादा करीब करीब 19,000 सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस के ऊपर में, लेकिन उस सब के बावजूद जो है रशिया की इकोनॉमी में कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जरूर आई हैं, लेकिन ओवरऑल 3.5% उनका जीडीपी ग्रोथ है। उन्होंने सारा अपना डाइवर्सिफाई किया है इस 3 साल के भीतर में। उनके मेन मार्केट्स हो गए हैं चीन और इंडिया और दूसरे कंट्रीज, तो उन्होंने अपना यूरोप के ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम कर दी। जैसे मैंने कहा कि 40% गैस जाती थी यूरोप में, और अब उससे 10% हो गई है ऑलरेडी, तो बाकी 30% तो कहीं ना कहीं और जा रही है। आज भारत में जैसे हम वहां से लगभग 40% जो हमारा ऑयल है वो रशिया से आ रहा है, तो इसी तरह चीन के साथ में भी उनके काफी बढ़ गए हैं। चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है और पाइपलाइंस हैं उनकी सारी, उसके थ्रू काफी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन जो है सब तरफ से हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं और रशिया भी कर रहे हैं। देखिए, हालांकि रशिया अपने आप को भी एक यूरोपियन कंट्री भी मानता है यूरेशियन के साथ साथ, तो वो उनके साथ में उनके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन अब चूंकि बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस के बाद से यूरोपियन कंट्रीज ने काफी स्ट्रॉन्ग मत लिया है उसके अगेंस्ट में रूस के, तो अब उसको रूस भी स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है। एक सवाल और है, ये जो गैस का मसला है, ये जो युद्ध के समीकरण वहां पर हैं उस पर कितना असर डालेगा? क्योंकि यूरोप के कुछ देशों की हम बात करें, स्लोवाकिया की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से थोड़ा सा नाराज हैं इसको लेकर के। देखिए, यूरोप डिवाइडेड है जहां तक यूक्रेन इशू की बात है। हर एक कंट्री सबसे पहले तो अपने बारे में सोचता है कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे नागरिकों को क्या होगा। आप अकाउंटेबल हैं, डेमोक्रेसी है, तो आप अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल हैं, तो वो तो अपने देश के बारे में सोचते हैं। चाहे स्लोवाकिया हो, हंगरी, वो कहते हैं कि भाई आप सब कुछ तोड़ देंगे रूस के साथ में तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो इस बात को वो ओपनली कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि कहीं ना कहीं से सेकेंडरी ऑपरेशंस तैयार करी हैं, एग्रीमेंट्स बनाए हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, लेकिन एक चीपेस्ट जो गैस आपको मिल रही थी, कंसिस्टेंट मिल रही थी, लार्ज क्वांटिटी में मिल रही थी, उसके ऊपर आपकी रोक हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ इस सारे उसके अंदर में एक ट्रंप का क्या रोल रहेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी के बाद में, वो देखने की बात है कि, और उस पर काफी असर पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन की युद्ध रुक जाता है तो उसके आगे फिर से ये इसका जो समीकरण है वो बदल सकता है दोबारा से। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों बड़ी खबरों पर अपना विशेष विश्लेषण हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया है, हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार।